हाय दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सीटेट के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर मतलब 1 से 5 तक कौन से महत्वपूर्ण विशेषता है इसमें से। धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, पढ़ाने की उत्सुकता। शिक्षक में सबसे इम्पोर्टेंट होता है धैर्य और दृढ़ता। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए दूसरे क्वेश्चन पे। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। ऐसा करना ही चाहिए। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को ये पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर है। यदि आप बच्चों को ग्रुप स्टडी करा रहे हो या कुछ ऐसा करा रहे हो और किसी अभिभावक को पसंद नहीं आ रहा है, तो आगे ऑप्शन देखते हैं हम लोग। अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे अपने बच्चे का अनुभाग बदल दें, या अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। और ऑप्शन नंबर सी है, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। ये तो एकदम गलत हो जाएगा। उसके बाद चौथा है, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। ये भी निगेटिव हो जाएगा। ये भी, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए, अभिभावक की क्या समस्या है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वो कौन सी अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए और बताइए। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था। आप लोग कमेंट में बताइए कि ये अवस्था किसने बांटी है, किसने दी है। ये चारों अवस्थाएं किसके द्वारा बांटी गई है। आइए ऑप्शन नंबर 3, इसकी एज भी बताइए। संवेदी गामक अवस्था में 0 से 2 वर्ष होता है। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में 2 से 7 होता है, मुहूर्त में 7 से 11 और औपचारिक में 11 से 17। तो वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से, इसमें हाईलाइट करने वाली बात यह है कि जब बच्चा तार्किक रूप से घटनाओं के विषय में चिंतन करने लगता है तो उसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। मन का मानचित्रण संबंधित है साहयिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, बोध यानी समझ बढ़ाने के तरीके से। अब इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान करने से। इसका अनुसंधान का अर्थ होता है खोज। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों को प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए और बताइए कौन सा सही होगा। देखिए, महंगी और चमकदार वस्तुएं हमें प्रयोग नहीं करनी है। सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना है, लेकिन से इसमें सबसे बेहतर ऑप्शन जो रहेगा विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ये पॉजिटिव और निगेटिव का खेल है, यही समझिए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। सृजनात्मकता का पोषण कौन सी ऐसी चीज़ है जो करती है। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना,
परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना निगेटिव हो जाएगा। अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए आप लोग। इसमें प्रत्येक शिक्षार्थी की देखिए सबकी अलग अलग क्षमताएं होती हैं, उसी के अनुरूप हम लोगों को शिक्षा देनी है उन्हें। आइए पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए वहाँ तार्किक रूप से चिंतन था और यहाँ अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का ये देखिए वही क्वेश्चन, मतलब उसी के जैसा क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगर तार्किक पूछे तो मूर्त, और अगर से संकल्पनात्मक या फिर संकल्पनाओं में अमूर्त चिंतन करता है बच्चा तो उसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दें, और वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। अब ये आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अंतःक्रिया वातावरण से अंतःक्रिया करने का ये किसने दिया है सिद्धांत? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि यही पॉजिटिव है। सीखना तभी समृद्ध होगा जब उसका वास्तविक दुनिया से, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए? ये निगेटिव पूछ रहा है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, और शैक्षिक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। ये निगेटिव है। ये देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ शैक्षिक संस्थान यानी कॉलेज और ऐसी सब जगहों पर केवल शिक्षा प्रदान की जाए, ऐसा सही नहीं है। तो ये निगेटिव है और हमसे निगेटिव पूछा था, तो उसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, ऑप्शन है के माता पिता और मित्रों द्वारा उसके दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। मतलब जो जिस बच्चे को दिखाई नहीं देता उसका माता पिता द्वारा उसके डेली के रोज़मर्रा जो काम रहते हैं उसमें सहायता प्रदान करनी चाहिए। और ऑप्शन नंबर बी है कि उनके साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार करना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। और ऑप्शन नंबर सी है ऐसे बच्चों को कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी है इनको निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। तो देखिए ना तो छूट मिलनी चाहिए और ना तो विशेष व्यवहार करना चाहिए और ना ही उन लोगों के साथ सामान्य रूप से सामान्य बर्ताव करना चाहिए। ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना और संगति की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो इसमें देखो निगेटिव पूछना है, नहीं है। अब निगेटिव पे ध्यान दें तो अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर करना, ये कोई बात नहीं हुई, ये इसका निगेटिव है। ये निगेटिव इसका ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 11 का। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, यानी
सबसे बेहतर तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय, इसका ऑप्शन है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में, या सभागार में, या घर में, या खेल के मैदान में। तो सबसे अच्छा परिभाषित किया जाता है केवल और केवल विद्यालय और कक्षा पर्यावरण में, यानी आपके क्लासरूम में। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। डॉट डॉट को पर एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। ये निगेटिव हो जाएगा एकदम खामोशी। और शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, लेकिन सबसे बेहतर, सबसे अगर से कहीं भी कोई पॉजिटिव पूछे और उसमें पूछ दे कि विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, तो सीटेट अक्सर ऐसे सवाल पूछता है और इसका यही सही आंसर होता है। जो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत सवाल आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? बुद्धिमान जो प्रतिभाशाली नहीं है, ऐसे बच्चों का लक्षण पूछा है। वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। ये देखिए निगेटिव पूछा था, तो ये निगेटिव मिल गया हमें। ये लंबे लंबे निबंध याद करना ये कोई बुद्धिमानी वाला काम नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और रटना, आज की पद्धति में रटना नहीं है, समझ के पढ़ना है, समझ के पढ़ाना है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? देखिए क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय पावलोव को जाता है, कोहलबर्ग को जाता है, स्किनर को जाता है, कि पियाजे को जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ये, इसको पियाजे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर बात किया जाए, ये वहाँ संज्ञानात्मक विकास पे इन्होंने काम किया और उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई, जिससे ऊपर 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। पहला संवेदीगामक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आप लोग बताइए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या है? कमेंट में आप लोग बताइएगा ज़रूर। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है। यह क्या दर्शाता है? शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, ऐसा तो नहीं होता। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, ये भी निगेटिव हो जाएगा। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, और विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, ऐसा भी नहीं है। इसका देखो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके विचार को जहाँ मान्यता मिलेगी, यदि घर में मिलेगी तो वो घर में ज़्यादा बात करेगी। किसी भी इंसान को बोलना तब अच्छा लगता है जब उसकी बात की, उसके बात में की मान्यता मिले उसे। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। जाहिर सी बात है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, और शिक्षा समाजशास्त्र, और शिक्षा मनोविज्ञान। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को तभी वो समझ पाएगा उनकी क्षमताओं के बारे में, जब उसे शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन किया रहेगा, तभी वो समझ पाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का अर्थ है मोटिवेशन। सीखने की प्रक्रिया में मोटिवेशन कौन सा काम करता है? पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करता है, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाता है, ये भी निगेटिव है। शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करता है, और शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि जब अभिप्रेरणा रहेगी तभी रुचि आएगी। क्यों? क्योंकि रुचि ध्यान की माँ है, ऐसे याद करो।
आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या किसकी तरफ संकेत करती है? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, या फिर मूल्यांकन प्रक्रिया में, या फिर कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री में, या फिर शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो पाठ्यचर्या शब्दावली क्वेश्चन नंबर इसका 19 का हो जाएगा। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में बहुत अंतर है। पाठ्यचर्या होगा संपूर्ण कार्यक्रम जो भी बच्चे करते हैं उसका संपूर्ण कार्यक्रम पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निचली कक्षाओं में यानी 1 से 5 यानी प्राइमरी, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर और शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। नीचे मतलब प्राइमरी कक्षा में शिक्षण की खेल पद्धति किस चीज़ पर आधारित रहती है? तो प्राथमिक कक्षा में ये शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर ये मूल रूप से आधारित रहती है। क्वेश्चन नंबर 20 का डी सही हो जाएगा। सॉरी, इसका ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित रहती है ताकि बच्चों का अच्छे से डेवलपमेंट हो। और आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? जो वो अतीत की परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई परिस्थिति में अनुक्रिया करता है। तो सीखने का प्रभाव नियम और सीखने का तत्परता नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम और सीखने का सादृश्यता नियम। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएं। सीखने का सादृश्यता नियम हो जाएगा। अच्छा, आप लोग ये बताएं कि ये तीनों नियम किसके द्वारा बताया गया? सीखने का प्रभाव नियम और सीखने का तत्परता और सीखने का अभ्यास नियम। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, ये निगेटिव पूछा है। निगेटिव को हमेशा जहाँ निगेटिव रहे, जैसे नहीं, तो उसे हाईलाइट कर लेना है ताकि उससे दिमाग में बैठ जाए कि हाँ निगेटिव पूछा है। दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता और जिज्ञासा, सृजनात्मकता, विचार। ये देखिए ये तीनों विशेषताएं हैं BCD, और इसका ए जो है दूसरों के साथ झगड़ना, ये गलत हो जाएगा। प्रतिभाशाली बच्चे ये दूसरे से झगड़ने का काम नहीं करते, उनकी अभिव्यक्ति में नवीनता होती है, जिज्ञासा होती है, सृजनात्मक विचार होता है, उनकी नई नई सोच रहती है वगैरह, उनकी विशेषताएं रहती हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो हमारी समावेशी शिक्षा जो है वो कहती है चाहे जैसे बच्चे हों सबको एक सामान्य शिक्षा देनी चाहिए और सभी को एक साथ लेके चलना चाहिए। समावेशी का अर्थ यही है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए। आकलन को उपयोगी और रोचक बनाने के लिए विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, ये निगेटिव हो जाएगा। किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का नाम या कुछ भी नहीं कहना है, चाहे ये निगेटिव हो जाएगा। NEP और NCF में ये मना किया गया है कि आप बच्चे को किसी भी नाम की उपाधि नहीं दे सकते। शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना और फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना या अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, देखिए ये भी निगेटिव हो जाएगा।
अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना नहीं करनी है, ये एकदम नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना है, अलग अलग तरीके अपनाने हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया गणितीय विकार है, या फिर पठन विकार है, या व्यवहार संबंधी विकार है, या मानसिक विकास है, क्या है? डिसलेक्सिया जो है पठन विकार है, और गणितीय विकार को डिसकैलकुलिया कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए, यानी आपके बच्चों के मम्मी पापा को कैसी भूमिका निभानी चाहिए? अग्रोन्मुखी की, कि तटस्थ की, कि सहानुभूतिपूर्ण, की नकारात्मक? देखो, नकारात्मक का अर्थ ही नेगेटिव हो जाएगा, और तटस्थ भी नहीं निभाना है। तो बच्चों को बच्चों के माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? मतलब जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता, गर्भ से लेके मृत्यु तक विकास होता रहता है, तथा वृद्धि हमारी रुक जाती है। तो ये किस सिद्धांत से संबंधित है? ये विचार किससे संबंधित है? निरंतरता से, एकीकरण का सिद्धांत से, अंतःक्रिया का सिद्धांत से, या अंतःसंबंध का सिद्धांत से? तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये बच्चों हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? सीखने का जो अंतःदृष्टि सिद्धांत है, ये किस मनोवैज्ञानिक ने बढ़ावा दिया? पावलोव ने बढ़ावा दिया, कि जीन पियाजे ने, कि वाइगोत्स्की ने, कि गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने? देखो, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों में कोहलर, कोफका, वर्दिमर आते हैं। अच्छा, आप ये बताओ कि गेस्टाल्ट सिद्धांत वादियों का मतलब गेस्टाल्टवाद का जनक किसे कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि गेस्टाल्टवाद का जनक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का यही सही हो जाएगा, ये गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। इसमें कोहलर और कोफका और वर्दिमर आते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? देखिए, कौन सी अवस्था वो रहती है जिसमें बच्चे अपने मतलब साथ वालों के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, की किशोरावस्था? ऐसी कौन सी एज उन लोगों की रहती है? तो किशोरावस्था में बच्चा जब किशोर होता है तो वो अपने समवयस्कों के समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, और यही आखिरी है। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई किसके द्वारा? एरिक्सन के द्वारा, कि पियाजे के द्वारा, कि स्किनर के द्वारा, कि कोहलबर्ग के द्वारा? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। और ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।